जबकि जनूबी एशिया में नेपाल की हुकूमत गिर चुकी है। नेपाल में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। नेपाली वजीर आजम इस्तीफा देकर हेलीकॉप्टर में फरार होने में कामयाब। अगर अतराफ में नजर डालें तो नेपाल में बिल्कुल एक नया मंजरनामा हो गया, जहां साल पुरानी हुकूमत का किस अंदाज से तख्ता उल्टा, पार्लियामेंट को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी मुजाहिरीन ने। अभी हम नेपाल के देख रहे हैं, जो सिचुएशन देख रहे हैं, तो पाकिस्तान, अब मामला पाकिस्तान में कब होगा, देखिए माहौल तो पूरा तैयार है। जो बड़ा एक ये पढ़ने वाला है और ये स्टडी करने वाला है नेपाल के। नेपाल में क्या था? करप्शन थी, लूटमार थी, चंदशाही खानदानों की हुक्मरानियां थी, हर जगह बेरोजगारी थी। देखिए, ये एक ऑब्वियसली इसकी बड़ी अहमियत है, और जो नेपाल के अंदर हुआ वो आपको भी पता है, मुझे। एक तो रूलिंग एलीट से लोग तंग, ऊपर से करप्शन, मिस गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह उन्होंने सड़कों पे घसीटा है, मारा है फाइनेंस मिनिस्टर को भी। लेकिन जो सहाफत के नाम पे यहाँ पे होता है, मेरे ख्याल में उसमें हम सबको भी देखने की जरूरत है। मुनीब साहब, मैं हो गया या कोई और हो गया, हम खबरें देते हैं, लोग उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सियासी जमातों को भी इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा। तो उस चीज की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो अमल हुआ, जो तशद्दुद हुआ। तो नादरीन, ये है अभी पाकिस्तान की सूरत हाल, और यहां पे इन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब तक पाकिस्तानी इस तरह नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखें, 4 मुल्कों में तो हमारे आसपास जो है वो दुर्गत बन गई हुक्मरानों की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को, जिसमें अभी जो नेपाल के अंदर अनरेस्ट हुआ, जिसमें नेपाल का जो मौजूदा सरकार था, ओली गवर्नमेंट, उसका सफाया हो गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यह डिस्कशन और घबराहट फैली है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। और उसकी वजह यह भी है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, तो बिल्कुल जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि अगर यहाँ भारत में देखा जाए तो यहाँ पर भी कई लोगों का यही सपना है कि भारत में भी कुछ ऐसी तख्ता पलट हो, जिसकी शायद कोशिशें भी कई बार की गई है, लेकिन वो भारत में सफल नहीं हो सका। और उसका जो ऑब्वियस रीज़न है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें कई सारे इतने स्टेट्स हैं जो कि अपने आप में दुनिया के कई देशों के बराबर हैं, और हर स्टेट के पास अपनी शक्ति है, फिर उन सबको बाइंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑफ कोर्स भारत का जो कल्चर है और फिलॉसफी है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि इसी भारत की कल्चर को, फिलॉसफी को और भारत की जो एकजुटता है उसको तोड़ने के लिए अभी भी कोशिशें की जा रही है, चाहे वो कास्ट को लेकर के हो, चाहे वो कोई खालिस्तान के नाम पे करे। दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। नादरीन, जो नेपाल में हुआ उसका पाकिस्तान के साथ अब मवाजना किया जा रहा है। 800 से जायद अभी तक लोग गिरफ्तार हुए हैं, फौज गिरफ्तारियां भी कर रही है। आर्मी चीफ ने अपील की है कि मुज़ाकरात किए जाएं और एहतजाज ख़त्म किया जाए। खबरें आ रही हैं कि वहाँ के आर्मी चीफ ने जो इक़्तिदार है वो संभाल लिया है। नेपालियों को जितना उन्होंने पहले जोर लगाया वज़ीर आज़म को और बाकी काबीना को निकालने के लिए, उससे ज़्यादा जोर लगाना चाहिए आर्मी चीफ को टकाने लगाने के लिए, इसको हटाने के लिए बीच में से। उसकी वजह यह है कि ये बंदा अगर वहाँ बैठ गया आके डिक्टेटर, तो नेपाली पहले से ज़्यादा तंग हो जाएंगे। उन्हें पाकिस्तान के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि डिक्टेटर आते तो ऐसे ही होते हैं कि जनाब हालात बहुत ख़राब है, मुल्क संभालने में आया हूँ, फिर ये टिक कर बैठ जाते हैं और फिर किसी को कुछ नहीं मिलता और अवाम भी रुल जाती है। एक साबिक वज़ीर आज़म है नेपाल का, उसकी बीवी राज लक्ष्मी चित्राकार, ये जनाब जल के जाबाक हो गई है, मर गई ये भी। तो ये औरत अपने घर के अंदर मौजूद थी, एक साबिक वज़ीर आज़म की बीवी है, उस घर को आग लगी, ये वहाँ से बच नहीं सकी, ये वहाँ पे मर गई। आमिर मुगल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मवाजना किया है। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि कुल मुसल्ला फोर्सेज, फौज और पुलिस वगैरह सारे मिला के, पहला मिलिट्री, सब इनकी तादाद 17 लाख है, यानी कि हर 147 अफराद के ऊपर एक एहलकार है। जबकि नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ है और उनकी जो मुसल्ला फोर्सेज हैं लगभग 2.5 लाख हैं, यानी वहाँ पे 118 अफराद पर एक मुसल्ला एहलकार है। इसके बावजूद आज नेपाल के दरो दीवार अवामी ताकत के आगे लर्जा हैं, क्योंकि वहाँ के नौजवान सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी उतनी ही मेहनत करता है और मार खाता है। पाकिस्तानी नौजवानों, इमरान खान तुम्हारी खातिर 72 साल की उम्र में मार खा रहा है, तुम कब निकलोगे, ये सवाल उठा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब तक पाकिस्तानी इस तरह नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखें, 4 मुल्कों में तो हमारे आसपास जो है वो दुर्गत बन गई हुक्मरानों की, और जूतियां छोड़ के भागे सारे, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में। अब मामला पाकिस्तान में कब होगा, देखें माहौल तो पूरा तैयार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग शदीद नफरत कर रहे हैं और हुक्मरानों ने लोगों की ऐसी तैसी फेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हुई। तो किस वक्त लोगों का पारा हाई हो जाए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये होना है अल्टीमेटली।
तो अभी नेपाल में जो कुछ चल रहा है, और नेपाल में जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि वहाँ की सरकार गिर गई है। जब से वहाँ पर राजशाही गई है और नेपाल का प्रजातंत्र आया है, उस प्रजातंत्र में पब्लिक की, जनता की पूरी तरह से ऐसी तैसी हो रखी है। और आपको ध्यान ही होगा कि यह प्रजातंत्र आया कैसे था। प्रजातंत्र लाने में बहुत सारे लोगों का उसमें षड्यंत्र था। उसमें हमारे यहाँ भारत की जो यूपीए सरकार थी उसका भी षड्यंत्र था, और पश्चिमी देशों का षड्यंत्र था, क्योंकि वो इस एकमात्र हिंदू राज्य को सेक्युलर कर दें उसको। तो सेक्युलर का मतलब ही होता है अंग्रेज़ों की विचारधारा का थोपा जाना। फिर दूसरी तरफ चीन था, जो चीन भी चाहता था कि साहब कि ये कम्युनिस्ट सरकार आ जाए। अब ये आज जो हुआ है, इसको हटाया गया है, इसके पीछे लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये 26 ऐप बंद करने की वजह से लोगों का जो अब ये गुस्सा फूटा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके कारण ये कह रहे हैं कि ये ऐप्स बैन किए गए, ये केसेस 2020 से चल रहे हैं। 2-3 दिन पहले जो आदेश हुआ है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर हुआ, और उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए सरकार ने कहने के लिए ये कार्य किया है। सरकार चाहती तो ना भी करती, लेकिन इसमें निश्चित रूप से केपी शर्मा ओली का जो चीन प्रेम है, जो उनकी चीन परस्ती है, वो दिखाई पड़ गई। और चीन परस्ती के कारण उन्होंने यह कार्य किया। जो जुलूस था या जो प्रदर्शन था वो हिंसक नहीं था, वो शांतिपूर्ण ही था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर गोली चलाई गई। और वो गोली चलाने से फिर माहौल भड़क गया और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। सरकार का कहना है कि वो गोली सरकार ने नहीं चलाई, वो गोली में कह रहे हैं कि साहब आईएसआई और जमात के लोग उसमें घुस गए थे। यार ये आईएसआई और जमात के लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? आईएसआई और जमात के लोगों को इतना उपकृत और इतना बढ़ावा किसने दिया? इस सरकार ने क्यों दिया? और इस सरकार के फेवर में आके इन लोगों ने गोली क्यों चलाई? ये चीन को बचाना चाहते थे, चीन परस्त सरकार को बचाना चाहते थे, ये चीन का प्रभाव कायम रखना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? वैसे जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत के तो मुझे लगता है दोनों हाथों में लड्डू। क्यों? क्योंकि चीन परस्त सरकार जा रही है और पश्चिम वाले सोच रहे हैं कि जो कोई भी आएगा वो संभवतः उनके हाथों में खेलेगा। वो संभव नहीं है, क्योंकि नेपाल अभी भी नेपाल की आत्मा में हिंदुत्व इतना गहरा बसा हुआ है कि पश्चिम परस्त सरकारें जो हैं उसको एक सीमा के बाहर, एक सीमा के आगे उसको भेद सकती नहीं है। तो इसलिए भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भारत वालों से कि हम तो जो नेपाल की जनता है, हम तो जनता के साथ में है, और नेपाल की जनता सदैव भारत के साथ अपना रिश्ता निभाती रही है।